भारत की पॉलिटिक्स में एक पूरा मल्टीवर्स है और इस मल्टीवर्स में आपको हर तरह के एमपीज और एमएलए देखने को मिल जाएंगे। कोई करप्ट है, कोई बाहुबली है, कोई एकदम कॉमेडी मटेरियल है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ जेम्स ऑफ इंडियन एमएलएस की। जैसे ये महाशय आपको याद होंगे, ये जेडीयू के एमएलए हैं। ट्रेन में सिर्फ अंडरवियर पहन के घूम रहे थे। कुछ पैसेंजर्स ने जब कंप्लेंट की तो उनको धमकाने लगे। बाद में देखो सफाई क्या दे रहे हैं कि मेरा तो पेट खराब हो गया था। तो बात ये है कि जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद लेट्रिन लगा, तो पतला पैखाना हो रहा था। हम फटाफट कुर्ता पैजामा फेंक के तौलिया गमछे यहाँ पर लिए, वो तौलिया को कस नहीं पाए। हम चले गए, जैसे गए थे बस जस्ट हमारे बर्थ के आगे में दूसरे का बर्थ था। वो बोला कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नंगा होके। हमने क्या बात हुआ, अरे लेट्रिन जा रहे हैं, बहुत जोर लेट्रिन हमको लगा है भाई। ये है बिहार के अनंत सिंह। इनकी ये फेमस लाइन तो आपको याद ही होगी। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है। लोग इन्हें प्यार से छोटे सरकार बुलाते हैं और इनके नाम पर भी एफआईआर की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और फिर कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनके आगे खुद सिस्टम भी घुटने टेक देता है। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आपको याद होगा, यूपी के वो बाहुबली एमएलए जिनके खिलाफ खुद योगी जी के ऑफिस से ऑर्डर आने के बाद भी पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी थी। एसपी के नाहिद हसन तो गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद थे और वहां से इलेक्शन जीत गए। इसी तरह से इस मल्टीवर्स में आपको बिलियनर एमएलए से लेकर डायनास्ट, सेलिब्रिटी, करप्ट, बाहुबली और कुछ रेयर अच्छे एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आज आपको मिलवाता हूं इन हीरो की खान से। आइए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे पुराना टाइप है बाहुबली विधायक। उत्तर भारत में तो ये आपको दर्जनों एग्जाम्पल मिलेंगे। पंचायत के विधायक जी आपको याद हैं, बस उसी टाइप के विधायक। इस टाइप के विधायक के पास ना कोई स्कीम होती है, ना कोई विजन होता है। इनकी पूरी राजनीति एक ही चीज पर खड़ी होती है और वो है डर। पूरे इलाके को पता होता है कि इनसे पंगा नहीं लेना है भाई। ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो इन पे लगाना हो। किडनैपिंग से लेकर एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग से लेकर मर्डर, सारे सीरियस चार्जेस इन पे लगे होते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये केसेस इनका करियर खराब नहीं करते, बल्कि इनके रेज्यूमे को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं और एमएलए से एमपी के प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ाते जाते हैं। जितने ज्यादा मुकदमे उतना बड़ा बाहुबली का कद। अनंत सिंह, राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह और भी ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। हर बाहुबली की लाइफ में एक टाइम आ जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि बाकी नेता लोगों को जेब में रखने से काम नहीं चल रहा है, अब खुद नेता बनना पड़ेगा। और ये काम इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आधे कैंडिडेट तो ये सुन के ही अपना नाम वापस ले लेते हैं कि भैया जी चुनाव लड़ने वाले हैं। इनके अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है कि खुद अपने पैरों पे खड़े होने की हालत नहीं बचेगी। इलाके में भैया जी का दबदबा रहता है। भैया जी के एक फोन पे सारे काम होते हैं। किसी का थाने में काम अटका है, भैया जी का फोन आया, काम हो गया। किसी की जमीन का झगड़ा है तो भैया जी ने दरबार लगा के निपटा दिया। बस लोग सोचते हैं कि मार काट थोड़ा बहुत मचाते हैं तो क्या हुआ, बाकी नेता भी तो ऐसे ही हैं, कम से कम ये गांव वालों का काम तो कराता है। जैसे कुंडा में राजा भैया का दरबार बड़ा चर्चित रहता है, जिसमें बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं वो मिनटों में सॉल्व कर दिए जाते हैं। इसीलिए लोग ऐसे बाहुबली विधायक को प्यार से सरकार, छोटे सरकार ये सब कहते हैं, क्योंकि सबको पता है एमएलए एमपी कोई भी बनता रहे, सरकार भैया जी की रहती है। प्लस लोगों के दिमाग में नेता का एक परसेप्शन बना होता है कि ऐसा नेता हो जिसका थोड़ा रौला कटे, पुलिस वाले जिससे थोड़ा डरते हो, जिसके नाम का भौकाल हो। इसीलिए जब इलेक्शन आता है तो टिकट भी इन्हें बड़े आराम से मिल जाता है, क्योंकि पार्टी को क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए, जीत की गारंटी। चाहे उसके नाम पे 10 केसेस लगे हो, किया हो, माफिया हो, क्या मैटर करता है। अगर सीट में जीत पक्की है तो सारी चीजें माफ है। इसीलिए कितने ऐसे बाहुबली हैं जो जेल में रह के चुनाव जीत जाते हैं। कैराना के नाहिद हसन पे अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग जैसे चार्जेस थे, लेकिन जेल में बंद रहते हुए इलेक्शन जीत गए। मोकामा के अनंत सिंह, जिनके घर की रेड में AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड तक मिले थे, वो भी जेल से एमएलए बन गए। कुलदीप सेंगर का एग्जाम्पल आपको दिखाता है कि ये लोग कितने पावरफुल होते हैं। कुलदीप सेंगर एक नाबालिग से और उसके पिता की कस्टडी में मौत के केस में कन्विक्ट हैं और आज उम्र कैद काट रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इन्हें तब तक पार्टी से नहीं निकाला जब तक यह खबर पूरे देश में नहीं फैल गई। और यह मत सोचना कि ऐसा तो बस यूपी में होता होगा। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 45% एमएलए पे क्रिमिनल केसेस हैं और 29% पे और किडनैपिंग जैसे सीरियस चार्जेस लगे। बिहार में तो यह आंकड़ा 66% पहुंच जाता है। 7th क्लास की सिविक्स बुक में मैंने पढ़ा था कि एक एमएलए जनता का प्रतिनिधि होता है, एक लॉ मेकर होता है। अब जरा ये सोचो, जिस आदमी पे कानून तोड़ने के आरोप लग रहे हैं वो कानून क्या बनाएगा। और इन एमएलए लोगों को हम क्या बोलते हैं, लीडर, यानी जो लोगों को सही दिशा दिखाए। तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, जो सोसाइटी में अच्छे एग्जाम्पल सेट करे। लेकिन हमारे देश में तो ऐसे ऐसे सो कॉल्ड लीडर्स हैं जिन्हें देख के जनता खुद सोचती कि अरे यार
एक ही से विधायक बना दिया। बिहार के गोपाल मंडल को देखिए, जो तेजस ट्रेन में अंडरवियर में घूम रहे थे, फिर जब एक फैमिली ने ऑब्जेक्ट करा तो उन्हें धमकाने लगे, और जब वीडियो वायरल हुई तब सफाई दी तो भैया पेट खराब हो गया था, एकदम से घों-घों करके निकलने लगा। आए हम बैठे, कुछ ही देर दूर गई होगी गाड़ी, एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, भारत की पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट की कोई कमी है क्या? अनंत सिंह का एग्जांपल लो, वैसे तो बाहुबली है, सीरियस चार्जेस हैं इनके ऊपर, लेकिन फेमस ये है अपने इंटरव्यूज के लिए। रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपके ऊपर गोली चली तो क्या हुआ, तो बोले नाच देखने गए थे। क्या हुआ था जो आप वहाँ पे गए थे, क्या मामला था? कुछ नहीं हुआ था, गया था नाच देखे। ये अर्जुन सिंह हरियाणा में एमएलए रह चुके हैं। इनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि गंगानगर का भविष्य क्या होगा, तो बोले मैं कोई परमात्मा हूं जो मुझे भविष्य पता रहेगा। यमुनानगर का भविष्य क्या है? क्यों मैं परमात्मा हूँ, भविष्य बताऊंगा किसी का। ऐसे ही एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने बोला कि हमारा आखिरी सवाल है, तो बोले क्यों आखिरी क्यों है, इसके बाद मरेगा। मेरा आखिरी सवाल है सर, आगामी रणनीति क्या है? क्यों आखिरी क्यों है, इसके बाद मरेगा। अब एंटरटेनमेंट की बात हो और तेजू भैया का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे तेजू भैया भले ही पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो, लेकिन एंटरटेनर फुल टाइम। मुझे लगता है इनके ऊपर फिल्म बनाने से काम नहीं चलेगा। तेजू भैया एक पूरा नेटफ्लिक्स का शो डिजर्व करते हैं। तेजू भैया द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। कभी तेजू भैया संत बन जाते हैं, तो कभी भोगी बन के रियलिटी शो में जाके दिखने लगते हैं। दिन में व्लॉग के थ्रू जनता से बातें करते हैं, और रात को सपने में कृष्ण भगवान से। और कृष्ण जी और शिव जी के तो पक्के भक्त हैं। फिर स्टेज से कभी कभी कांस्टेबल को नाचने के लिए बोल देते हैं, तो कभी गुस्से में अपनी ही पार्टी वर्कर को स्टेज पे थप्पड़ मार देते हैं। एक बार इनके व्लॉग में कोई आया था, कह रहा मेरे यहाँ किसी की किडनैपिंग हो गई सर, मदद करिए, तो पलट के वापस चल दिए और बोले कि देखिए हमारे लोग कैसे दिन भर आते रहते हैं हमारे पास। कहाँ से हैं आप लोग? सर चंपारण से है सर, मेरी भांजी का अपहरण हो गया छात्र का प्रदेश सचिव सर। अभी तक मतलब सर देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे मिलने आते हैं और इनकी बहुत तरीके की समस्या होती है, तो बहुत तरीके की समस्या को हम उसको निपटाने का भी काम करते हैं। मुझे नहीं लगता वैसे भारत की राजनीति तेजू भैया जैसे प्योर सोल को डिजर्व करती है। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये सब चीजें जनता को अच्छा मैसेज नहीं देती। कोई भी लीडर को एंटरटेनमेंट के लिए वोट नहीं देता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लीडर कोई सीरियस पॉलिटिशियन हो, काम चाहे करे ना करे, लेकिन देख के तो कम से कम लगना चाहिए दैट ही मींस बिजनेस। और हमारे देश में तो ऐसे बहुत सारे एमएलएज हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपना बिजनेस बना लिया है। सोशलिस्ट, हिंदुत्व, सेकुलर, ये सब आइडियोलॉजीज पे आप इंटरनेट पे लड़ते रहते होगे, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकी बस एक ही आइडियोलॉजी होती है, पावर। सरकार किसी की भी हो, कुर्सी अपने पास रहनी चाहिए। ये जिस भी पार्टी में होते हैं, आपको इतना कन्विंस कर देते हैं कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी में इनसे ज्यादा कोई बिलीव करता ही नहीं है। आप भी इन्हें वोट देते हो ये सोच के कि ये पॉलिटिशियन इस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है या इन इश्यूज पर स्टैंड लेता है, या सिंपली जिस पार्टी को आप पसंद नहीं करते कम से कम उसके अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है। लेकिन जब पार्टी के अंदर इनको पावर नहीं मिलती, सही पोजीशन नहीं मिलती, तो ये झटपट अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेते हैं और जिस जनता से वोट लिया है उसके मैंडेट को लात मार के वही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जिसके अगेंस्ट रहने के लिए जनता ने इनको वोट दिया था। याद करो एमपी में क्या हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 एमएलएस के साथ बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में पहुंचे थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली और कमलनाथ की चुनी हुई सरकार गिरा दी। फिर 2022 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना की 40 एमएलए को लेकर खुद सीएम बन गए। और फिर लेट अजित पवार जी ने एनसीपी के साथ भी बिल्कुल वही करा। और यही सेम स्क्रिप्ट हमें इस साल वेस्ट बंगाल में देखने को मिली है। दिल्ली में राघव चड्ढा ने भी यही कुछ करा, लेकिन वो एमपी हैं तो मैं इस वीडियो से थोड़ा बाहर रख रहा हूं उनको, बट एक डेडिकेटेड वीडियो उन पे भी बन चुका है। भारत में आजकल ऐसा लगता है इलेक्शन से ज्यादा रिजॉर्ट में सरकारें बनती हैं। सो कॉल्ड रेबेल एमएलएस को उठाकर किसी भी दूर दराज के रिजॉर्ट में ले जाओ, फिर आराम से सरकार बना लो या फिर गिरा दो। डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक शायद ही कहीं बनता हो। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत एक डेमोक्रेसी है जहां लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। पीएम भी दुनिया भर में जा जाकर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का ढोल पीटते हैं, जनता को भगवान कहते हैं, जनता जनार्दन की बातें करते हैं, लेकिन वोटिंग होने के बाद ऐसे पार्टी तोड़ के उसी जनता के मैंडेट की बत्ती भी यहीं बनाई जाती है। अब कहने को तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी है हमारे यहाँ पर, लेकिन रियलिटी ये है कि अब भारत में किसकी सरकार चलेगी और किसकी गिरेगी ये सब पावर में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग डिसाइड कर रहे हैं। पावर और पैसे से ऊपर इन नेताओं के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भारत में आजकल करप्शन भी लोग अब बड़ा इशू नहीं समझते हैं, और क्योंकि बड़ा इशू नहीं है इसलिए शायद लोगों का ध्यान भी नहीं जाता कि नेता लोग कैसे चुपचाप उनकी जेब काट रहे हैं, या शायद लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि ये तो सारे चोर ही हैं, ये सिस्टम में अब ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता।
जिस देश में चारा ही चोरी कर लिया जाए, उस देश में कैश फॉर जॉब स्कैम, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में कमीशन, लैंडस्केप, एमएलए फंड में धांधलेबाजी, ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन फिर भी जब एक आम आदमी का काम अटका होता है या उसे रिश्वत मांगी जाती है, तो वो सोचता है कि इन करप्ट अफसरों की कंप्लेंट सीधा विधायक जी से करूंगा, शायद वो कुछ मदद करेंगे। लेकिन जब खुद विधायक जी के पास कट जा रहा है तो वो आपकी क्या मदद करेंगे? बंगाल का एसएससी स्कैम आपको याद होगा। मंत्री पार्था चैटर्जी के पीए के फ्लैट से इतना कैश निकला था कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी थी। ये लोग इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं कि 10 लाख जॉब देंगे, 20 लाख भर्ती कराएंगे। बाद में पता चलता है कि जॉब्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि नौकरी फ्री में नहीं मिलेगी। हरियाणा के फॉर्मर सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को भी टीचर भर्ती घोटाले में 10-10 साल की जेल हुई थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सुनील केदार को एक बैंक घोटाले में 5 साल की जेल हुई थी। और कर्नाटका में बीजेपी के नेहरू ओलेकार एमएलए फंड अपने बेटों की कंपनी में देते हुए पकड़े गए थे। और ये तो वो सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये कन्विक्ट हुए हैं, जेल गए हैं। एलिगेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वरना लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी। देश हमारा जो है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, आप कहीं पर भी देखो आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी। लेकिन करप्ट एमएलए एक ऐसी प्रजाति है जो हर जगह पाई जाती है। और इस चीज से अब हम इतने नम हो चुके हैं कि 1000-2000 करोड़ का स्कैम सुन के तो स्कैम ही नहीं लगता, ना इसकी हेडलाइन बनती है। एडीआर की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत में अगर आपको करोड़पति बनना है तो उसका श्योर शॉर्ट तरीका है कि आप पहले एमएलए बन जाओ। इसके बाद आते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को पॉलिटिक्स में सेट कर रखा है। किसी के चचा विधायक हैं, किसी का भाई विधायक है, किसी के बेटे, बेटी, बहू सब इसमें सेट है। इसके लिए तो मुझे एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है, इनकी राजनीति सरनेम के बेसिस पे ही चलती है। इसमें नेताजी जब खुद विधायक बनते हैं तो पत्नी काउंसलर रहती है, फिर अगर नेताजी एमपी बन गए तो पत्नी विधायक बन जाती है, फिर इनके बच्चे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा सबके करियर एक एक करके सेट होते जाते हैं। जनता के नहीं होते जो वोट दे देकर इनको हर बार जिताते हैं। और कई बार तो एक ही फैमिली के लोग अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं, क्योंकि मेन मोटिव तो है कुर्सी, किसी भी पार्टी से मिल जाए। इस मल्टीवर्स में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे दुनिया के सबसे अमीर विधायक भारत में मिलते हैं। भारत के सबसे अमीर एमएलए हैं डीके शिव कुमार, जिनके पास 1413 करोड़ की संपत्ति है। इनफैक्ट अकेले कर्नाटका में 30 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये तो वो संपत्ति है जो उन्होंने डिक्लेयर करी है। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में एमएलए की एवरेज वेल्थ 13 करोड़ रुपए है, और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एमएलए हैं उनकी एवरेज वेल्थ 16 करोड़ रुपए है। और अगेन ये सारी सिर्फ डिक्लेयर्ड वेल्थ है। हालांकि कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के एक विधायक हैं जिनके नाम पर सिर्फ 1700 रुपए की संपत्ति है। और यही बात यहाँ पर सोचने वाली आती है, इस पूरी लिस्ट में जो ईमानदार और नॉर्मल लोग हैं वो एक एक्सेप्शन बनते चले जा रहे हैं। जिनके लंबे लंबे क्रिमिनल रिकॉर्ड और करोड़ों के घोटाले हैं वो एक नॉर्म बन चुके हैं। पूरी की पूरी गंगा अपने देश में उल्टी बह रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं जो इस वीडियो में देने बनते हैं। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए 1994 में पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया था, वही 2 बूंद जिंदगी वाला कैंपेन, जो बाद में पूरे देश में अपनाया गया और 2014 में भारत पोलियो फ्री हो गया। केरला में के शैलजा ने हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए निपा और कोविड को जिस तरह से हैंडल करा उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें कोरोना वायरस स्लेयर तक कहा था। मुंबई में कांग्रेस के अमीन पटेल को प्रजा फाउंडेशन ने 5 बार शहर के नंबर 1 एमएलए के रूप में चुना, जिसका रीजन था इनकी अटेंडेंस, असेंबली में सवाल पूछना, काम और काफी साफ रिकॉर्ड। और ऑनेस्टली हर एरिया में एक एमएलए तो ऐसा होता है जिसे लोग याद करके कहते हैं कि यार उसने सड़क बनवाई थी, या फिर ये कहते हैं कि यार उसी ने काम करवाया था जो करवाया था, उसके बाद से तो किसी ने नहीं करवाया। पर मुझे लगता है एक अच्छा विधायक मिलना एक लकी ड्रॉ की तरह है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते हमारे लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।